किसका यूज करते हैं इसमें, होमोपोलर का। देखिए इसमें मेरे पास डबल वायर है, तो डबल वायर में करंट भी ज़्यादा फ्लो होगी, करंट ज़्यादा फ्लो होगी, स्किन इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर दो ग्राउंड वायर, एक लूप इधर है एक लूप इधर है, तो इसका मतलब इसमें कोरोना लॉस भी कम होएगा। होमोपोलर में बाइपोलर के मुकाबले कोरोना लॉस कम होता है। क्या होता है, कोरोना लॉस कम होता है। और कोरोना लॉस के साथ साथ क्या होता है, इसमें हम ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें इंसुलेशन की भी कॉस्ट कम आती है, और इंसुलेशन भी इसमें कम चाहिए। इंसुलेशन इज लीस्ट प्रोवाइड इन दिस मेथड एंड दूसरा इसका ये फायदा है, कोरोना लॉस आर रिड्यूस्ड, कोरोना लॉस इज रिड्यूस्ड इन दिस मेथड। इस मेथड में कोरोना लॉस भी रिड्यूस्ड है और हमारे पास इंसुलेशन की भी कॉस्ट कम है, इसीलिए हम होमोपोलर का यूज करते हैं। ध्यान यह रखना है कि होमोपोलर में दो लिंक होते हैं या दो लूप होते हैं करंट के, जो ट्रांसमिट करते हैं, दो लूप बनाते हैं, एक से ट्रांसमिट होती है और एक से रिवर्स होती है। बाइपोलर में सिर्फ एक लूप होता है। कभी कभी हम अर्थ का वायर का यूज करते हैं, अर्थ वायर का यूज कभी ग्राउंड का ही यूज करते हैं मैक्सिमम। अर्थ वायर और ग्राउंड का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर रिवर्स करंट के लिए या रिवर्स का तार को काम कौन करता है, रिवर्स के लिए यहाँ पर काम करती है ग्राउंड, और यहाँ पर काम करती है क्या, करंट फ्लो के लिए वायर, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। और ध्यान रखना, हम इसमें कभी भी पूछे कि बताइए हाई वोल्टेज पर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करा जाता है, थायरिस्टर का प्रयोग करा जाता है। किस पर, हाई वोल्टेज पर। तो आगे देखिए, तो बात करते हैं आगे। देखिए मैं अब आपको बताता हूँ कि कॉस्ट बढ़ाने पर या वोल्टेज बढ़ाने पर कॉस्ट का क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, किस इक्विपमेंट पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। यदि मैं ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज बढ़ाता हूँ, तो क्वेश्चन यह है कि बताइए सबसे कम इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट किस पर सबसे कम इफेक्ट डालेगी और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर डालेगी। यदि मैं ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज बढ़ाता हूँ, तो उस इक्विपमेंट या उस फंक्शन का नाम बताइए जिस पर सबसे कम इफेक्ट आएगा वोल्टेज बढ़ाने का, और उस कंपोनेंट का भी नाम बताइए जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा किसको, ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाने को। देखिए यदि मैं ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ, क्या करता हूँ, ट्रांसमिशन वोल्टेज या वोल्टेज को मैं इंक्रीज करता हूँ, वोल्टेज को मैं इंक्रीज करता हूँ, तो ध्यान रखना, तो क्रॉस आर्म की भी कॉस्ट बढ़ेगी। सबसे पहले क्रॉस आर्म की कॉस्ट बढ़ती है, टावर्स की कॉस्ट बढ़ती है, टावर्स की कॉस्ट बढ़ती है, ये मीडियम रेंज में बढ़ती है। टावर्स की कॉस्ट जो बढ़ती है वह मीडियम रेंज में बढ़ती है। क्रॉस आर्म की कॉस्ट बहुत ही रैपिडली तेजी से बढ़ती है, बहुत ही तेजी से फास्ट स्पीड में। यदि जितना मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, क्रॉस आर्म की वोल्टेज उतनी ही बढ़ती है। मान लीजिए फास्ट के लिए 3+ है और मीडियम के लिए 2+ है और सिंगल लो के लिए 1 है, तो पावर तो देखो कॉस्ट तो लगभग में सभी इक्विपमेंटों की बढ़ेगी, लेकिन सबसे कम इफेक्ट किस पर डालती है, तो वोल्टेज बढ़ती है। तो क्रॉस आर्म की ही टावर की भी लंबाई बढ़ती है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है वो होता है स्विच गियर। स्विच गियर के जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ही तेजी से बढ़ती है। किससे बढ़ती है, बहुत ही तेजी से बढ़ती है। सबसे ज़्यादा, यदि ध्यान रखना, एसी में यदि मैं ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाता हूं, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट का इफेक्ट पड़ने वाले इक्विपमेंट या कंपोनेंट कौन से होते हैं, वो स्विच गियर के होते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिवली कॉस्ट जो होती है वह वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज जो करती है वह करती है स्विच गियर के इक्विपमेंट। लेकिन सबसे कम जो इफेक्ट डालती है वह डालती है ट्रांसफार्मर पर। तो सबसे कम इफेक्ट डालती है किस पर, ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर वह यूनिट होएगा जिसमें ट्रांसमिशन वोल्टेज तो मैं बढ़ाऊंगा लेकिन कॉस्ट बहुत ही मामूली सी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, बहुत ही मामूली सी बढ़ेगी। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डालेगी वो स्विच गियर के इक्विपमेंटों पर डालेगी, और सबसे कम किस पर डालेगी, ट्रांसफार्मर पर।
तो किस पर कॉस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? तो आगे देखिए, मैं कॉस्ट का एक पैराग्राफ बनाऊं कि कहाँ पर जाकर वोल्टेज, ऐसी कौन सी वोल्टेज पर सबसे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने पर कॉस्ट बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। तो एक ग्राफ से समझिए, ये एक प्रैक्टिकली ग्राफ है। ये एक कैसा ग्राफ है? प्रैक्टिकली ग्राफ है। मान लीजिए मैंने कुछ दूरी मानी है, जैसे कि 30 किलोमीटर, जो जिसको मैं यूज करता हूँ। ये है मेरे पास 30 किलोमीटर, मान लीजिए ये है मेरे पास 66 या 60 किलोमीटर, 66 किलोमीटर मान लीजिए एवरेज रेंज। उसके बाद मान लीजिए 90 किलोमीटर। ये वो रेंज है जो मैं प्रैक्टिकली यूज करके डाटा को निकाल गया है। देखिए यहाँ पर लिख लिया मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट में लगभग सभी को जोड़ लीजिए, जितने भी हैं, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, ट्रांसमिशन लाइन, क्रॉस आर्म, उसकी इंसुलेटर, सभी को जोड़ लीजिए। तो इक्विपमेंट, तो ये देखिए एक तरीके से ऐसे ग्राफ आता है, ऐसे ग्राफ आता 30 किलोमीटर के समथिंग में। जब तक मैं 30 किलोमीटर तक यूज कर रहा हूँ, किसके लिए? 30 किलोमीटर तक, तब तक इक्विपमेंटों की कॉस्ट ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। लगभग 30 से 66 या 60 के बीच में जो कॉस्ट होती है, 30 से 66 के बीच में कॉस्ट मिनिमम होती है और एवरेज रेंज में होती है। लेकिन जैसे ही 66 किलोमीटर से ऊपर जाया जाता है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई जाती है, वोल्टेज भी बढ़ाई जाती है। क्योंकि अब हमारे पास यदि दूरी इतनी है, वोल्टेज कम रखूँगा तो पावर भी कम रिसीव होगी, और इसीलिए मुझे पावर ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करनी है तो वोल्टेज भी बढ़ानी पड़ेगी। और जब वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट भी बढ़ेगी। बूझ ले कि बताइए वह डिस्टेंस कौन सी है जिस पर ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाने पर इक्विपमेंटों की कॉस्ट रैपिडली बढ़ती है? तो वह दूरी है, या वह दूरी है 90 से 66 से 60 से 90 के बीच में। 66 से 90 भी हो सकती है, या 60 से 90। एवरेज होती है हमारे पास 60 से 90 किलोमीटर की दूरी। वह डिस्टेंस है जिस पर ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट रैपिडली इंक्रीज करती है। तो बात करते हैं आगे वाले टॉपिक, अगले वाले टॉपिक पर। देखिए मैं ट्रांसमिशन लाइन के पहले कुछ कंपोनेंट और फैक्टर को बताता हूँ। देखिए एक हमारे पास सभी आप जानते होंगे रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम पर मीटर, या ओम ही होती है। हम इसमें रेसिस्टेंस जो लेके चलते हैं वो किलोमीटर की रेंज में लेके चलेंगे। किसके लिए? किलोमीटर की। ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा हूँ, यूनिट मत रख देना कि बताइए कि आर, रेसिस्टेंस की यूनिट तो क्या होती है? आर होती है। मैं किलोमीटर के लिए बात कर रहा हूँ। हम जो ट्रांसमिशन लाइन में रेसिस्टेंस लेते हैं वो जो होता है ओम पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए यूज करा जाता है। ऐसे ही मेरे पास होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हम यूज करते हैं हेनरी पर मीटर में, हेनरी पर किलोमीटर में, हेनरी पर किलोमीटर में। इसी प्रकार कैपेसिटर को भी किस में यूज करा जाता है? फैरड पर किलोमीटर में यूज करा जाता है। ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ट्रांसमिशन लाइन में एक स्किन इफेक्ट होता है। एक क्या होता है? स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है भाई? स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है? एक स्किन इफेक्ट होता है। देखियो क्या होता है स्किन इफेक्ट का? ये होता है, मान लीजिए ये मेरे पास एक सिंगल लेआउट है। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। ये भी मेरे पास सिंगल लेआउट है। शायद आप सभी जानते होंगे कि यदि इसी में को मैं यदि एसी फ्लो करता हूँ और इस वायर में डीसी को फ्लो करता हूँ, तो डीसी की प्रोबेबिलिटी होती है, डीसी की खासियत होती है कि वो सिर्फ वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर ही फ्लो होगी। लेकिन एसी की खासियत ये होती है वो अंदर, कुछ अंदर भाग जाएगा और कुछ उसके बाहर फ्लो होगी, कुछ उसके बाहर भी फ्लो होगी। जब कंडीशन यह बनेगी कि एसी में, एसी वायर से बाहर फ्लो होगी, तो बाहर फ्लो होगी वो उसकी एयर से भी टकराएगी, एयर से भी टकराएगी, या बाहर की तरफ कंसंट्रेशन उसके सरफेस पे ज़्यादा फ्लो होगी तो सरफेस पे एयर भी होएगा। तो इसीलिए सरफेस पर फ्लो होने पर फ्रैक्शन ज़्यादा होएगा। तो फ्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे, क्योंकि एक दूसरे में जितना भी फ्रैक्शन ज़्यादा होएगा उतना ही यहाँ पर हीट जनरेट होगी। तो वो सब कारण किसको होता है? स्किन इफेक्ट का। स्किन इफेक्ट के कारण, स्किन इफेक्ट किसी और टॉपिक में समझाया जाएगा, अभी बस खाली इतना ध्यान रखिए स्किन इफेक्ट होता है एक। स्किन इफेक्ट किस किस के प्रिपोजिशनल होता है? देखिए स्किन इफेक्ट जो होता है रेसिस्टेंस के प्रिपोजिशनल होता है।
स्किन इफेक्ट प्रीपोजिशनल टू होता है रेसिस्टेंस के। जितना रेसिस्टेंस ज्यादा होएगा स्किन इफेक्ट उतना ही ज्यादा होएगा किसमें, उसमें वायर में। जिसका रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होएगा स्किन इफेक्ट उतना ही ज्यादा होएगा। तो स्किन इफेक्ट होता है, देखिए स्किन इफेक्ट के कारण जो एसी और डीसी में कंपैरिजन होता है, रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में एसी में 2% रेसिस्टेंस ज़्यादा बैठता है। तो मैं कहूँ यदि डीसी का रेसिस्टेंस, डीसी रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है किसके मुकाबले, एसी के। एसी का रेसिस्टेंस अपॉन 2%, इसका मतलब है जो एसी का रेसिस्टेंस है वो 2 गुना ज़्यादा है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डीसी आर और इंटू 2% ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, एसी के। तो मैं इसे लिख सकता हूँ रेसिस्टेंस किसके लिए, एसी के लिए। तो याद रखना है 2% ज़्यादा होता है किसके कारण, स्किन इफेक्ट के कारण। और ज़रा देखिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी के प्रीपोजिशनल होता है स्किन इफेक्ट, किस किसके प्रीपोजिशनल होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के, लिख लीजिए स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट प्रीपोजिशनल होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के किसके प्रीपोजिशनल होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के भी क्या होता है, प्रीपोजिशनल होता है। लेकिन याद रखना है जहाँ 1 सेंटीमीटर का डाया हो, किसी वायर का लगभग 1 सेंटीमीटर का डाया हो, वहाँ पर स्किन इफेक्ट को क्या कर दिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है। स्किन इफेक्ट को 1 सेंटीमीटर के डाया वाले वायर में नेगलेक्ट माना जाता है। मानते हैं, होता नहीं है लेकिन हम नेगलेक्ट करके मानते हैं। स्किन इफेक्ट किस किस के प्रीपोजिशनल होता है, एक तो रेसिस्टेंस के स्किन इफेक्ट प्रीपोजिशनल होता है, और किस किस के होता है, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया के भी स्किन इफेक्ट प्रीपोजिशनल होता है। तो मैं लिखूं स्किन इफेक्ट जो होता है वह प्रीपोजिशनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। किसके प्रीपोजिशनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के भी प्रीपोजिशनल होता है। और परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर के भी होता है। स्किन इफेक्ट जो होता है प्रीपोजिशनल होता है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर, परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की परमेबिलिटी के लिए भी क्या होता है, प्रीपोजिशनल होता है। तो स्किन इफेक्ट ध्यान रखो, स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन एसी के डीसी के मुकाबले एसी में ज़्यादा रेसिस्टेंस दिखाती है। ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि एसी में एक वेरी करने के कारण वो उसके सरफेस पे फिल होती है कंडक्टर पर, और डीसी उसके सरफेस के अंदर फ्लो होती है। तो देखिए स्किन इफेक्ट प्रीपोजिशनल है रेसिस्टेंस के, पहला कंपोनेंट। दूसरा है रेसिस्टेंस किसके प्रीपोजिशनल है, स्किन इफेक्ट जो है हमारे पास रेसिस्टेंस के। तीसरा है हमारे पास स्किन इफेक्ट प्रीपोजिशनल है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। स्किन इफेक्ट प्रीपोजिशनल है जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके। स्किन इफेक्ट परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर, जिसकी परमेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी स्किन इफेक्ट उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये 4 या 5 पॉइंट आपको याद रखने। यदि कहे कि 1 सेंटीमीटर का वायर है तो उसके स्किन इफेक्ट को हम ट्रांसमिशन लाइन में क्या करके चलते हैं, नेगलेक्ट करके चलते हैं। अब देखिए रेसिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है, रेसिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में क्या रोल अदा करता है, ध्यान से देखना। ट्रांसमिशन लाइन में रेसिस्टेंस अपना क्या रोल अदा करता है। तो यदि ट्रांसमिशन लाइन में देखिए तो आगे इसमें जितनी भी चीजें हैं रेसिस्टेंस के कारण क्या इफेक्ट हो सकता है। यदि रेसिस्टेंस बढ़ता है ट्रांसमिशन लाइन का, आप जानते होंगे वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, लॉसेज कितना होता है, स्क्वायर आर लॉसेज बढ़ेंगे। वोल्टेज ड्रॉपिंग कितनी हुई, आई इंटू जेड, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो इफिशियंसी घटेगी, इफिशियंसी घटेगी तो कॉस फाई बढ़ेगा, कॉस फाई ज़्यादा जाएगा ऊपर की तरफ को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रेसिस्टेंस के बढ़ने से आप बढ़ती हैं। लेकिन याद रखना है ट्रांसमिशन लाइन में यदि रेसिस्टेंस बढ़ता है तो उसका सेफ्टी फैक्टर भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, उसका सेफ्टी फैक्टर भी बढ़ता है। किसका, ट्रांसमिशन लाइन का
सेफ्टी फैक्टर भी इंक्रीज होता है। अब आप पूछोगे सेफ्टी फैक्टर कैसे इंक्रीज होता, तो भाई ऐसे इंक्रीज होता है यदि जो लाइटिंग अरेस्टर होती है, लाइटिंग सर्ज होती है कभी कभी, तो उसके कंडीशन में लाइट को डिफ्यूज या लाइट को डिस्चार्ज करने के लिए रेसिस्टेंस एक बेहतर इक्विपमेंट की तरह काम करता। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन का रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसका सेफ्टी फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट सर्किट हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गई तो उसमें करंट फ्लो होने की अपॉर्चुनिटी उतनी ही कम होएगी, और जितनी करंट फ्लो होने की अपॉर्चुनिटी कम होएगी, आई स्क्वायर आर, ध्यान करो, ज़्यादा इफेक्ट आई स्क्वायर का है। मैक्सिमम इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस का आई स्क्वायर के कारण है। तो जितनी करंट फ्लो कम होएगी उतना ही ट्रांसमिशन में लॉस कम होएगा। तो ध्यान रखो आई स्क्वायर आर है, तो यही कारण है उसका सेफ्टी फैक्टर बढ़ जाता है। आर के और रेसिस्टेंस का दूसरा फायदा ये है कि जो ट्रांसमिशन लाइन में स्विचिंग के दौरान या फिर ऑफ करने के दौरान जो स्टोर्ड एनर्जी रहती है उसको क्या कर देता, डिस्चार्ज कर देता। जो स्टोर्ड एनर्जी रहती है उसको किस काम के उसमें डिफ्यूज कर देता, डिस्चार्ज कर देता। क्या कर देता भाई, डिस्चार्ज कर देता है। जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको क्या कर देता है, ये डिस्चार्ज कर देता है। तो बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस की। तो बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस की। पहले देखिए इंडक्टेंस होता क्या है। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस तब जनरेट होएगा जब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। यदि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी नहीं कर रहा है तो फ्लक्स तो जनरेट होगा लेकिन इंडक्टेंस जनरेट नहीं होगा। ध्यान रखना, डीसी के केस में फ्लक्स तो होता है लेकिन इंडक्टेंस नहीं होता। यदि वो फ्लक्स वेरी करता तो इंडक्टेंस जनरेट होता। इंडक्टेंस सिर्फ डीसी के केस में स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ की कंडीशन में ही जनरेट होता है, और उसी समय कैपेसिटेंस भी इफेक्ट दिखाता है अपना। बाकी डीसी के केस में इंडक्टेंस की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि डीसी में क्वांटिटी वेरी नहीं करती है, उसके मैग्नीट्यूड वेरी नहीं करता है, टाइम के साथ वेरिएंट नहीं होता है। एसी में जो वेरिएंटेशन के कारण इंडक्टेंस जनरेट होता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी करता है, और टाइम के साथ मैग्नीट्यूड वेरी करता है। वही वेरी होने के कारण बार बार उसमें एक अपोजिशन आता है, मैग्नेटिक ईएमएफ को कभी विरोध करेगा, कभी जनरेटेड ईएमएफ को, तो वही चीज क्या बनती है, इंडक्टेंस बनती है। तो देखिए इंडक्टेंस, पहले आप ध्यान से देखिए इंडक्टेंस को हम, यदि मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, क्या है, वायर है, तो इंडक्टेंस जो होता है ये मानिए कंडक्टर है, क्या है भाई, कंडक्टर। इस कंडक्टर के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन बनती है, फ्लक्स की लाइन। यही फ्लक्स की लाइन किसको दिखाती है, इंडक्टेंस को। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन है, लेकिन इन्हीं के कारण क्या बनता है, इंडक्टेंस बनता है। ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरिएशन फ्लक्स जनरेटेड बाय द इंडक्टेंस। तो जनरेशन तो किसके कारण जनरेट होता है, ये कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। देखो फार्मूला क्या होता है इंडक्टेंस के लिए, होता है n इंटू फाई और अपॉन का आई। क्या होता है, L बराबर होता है n इंटू फाई और अपॉन का आई होता है, n फाई और अपॉन का आई होता है, ठीक। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि मेरे पास L एक कंडक्टर है तो मैं इसे लिख सकता हूँ फाई अपॉन का आई। अब जरा ध्यान से देखिए, L बराबर मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, यदि मेरे पास फ्लक्स कांस्टेंट है, मैं करंट को वेरी कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू हर बार आधी होती चली जाएगी। यदि मैं इसको आधा कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे बढ़ती चली जाएगी। यदि मैं फ्लक्स को बढ़ा रहा हूँ तो आई को कांस्टेंट रख रहा हूँ तो उसकी वैल्यू पहली गुना, फिर दूसरी गुना, फिर तीसरी गुना। तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्लक्स करंट पर यूनिट चेंज होने पर उसके फ्लक्स में जो वेरिएशन होता है, पर यूनिट करंट का वेरिएशन होने पर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन या किसी भी वायर में उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में जो वेरिएशन होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो वेरिएशन होता है वह इंडक्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडक्टेंस कहलाता है। पर यूनिट करंट वेरिएशन इज कॉल्ड बाय
इज कॉल्ड बाय इंडक्टेंस। क्या कहलाएगा वो? इंडक्टेंस कहलाएगा। तो देखिए इंडक्टेंस को कैलकुलेट करते हैं हम अलग अलग मेथड से और इंडक्टेंस के बारे में जानते हैं। यदि मैं इसका एक पैराग्राफ दिखाऊं, तो ये एक इंडक्टेंस को रिप्रेजेंटेशन देता है। क्यों देता है? इसका एक बार मैग्नीट्यूड हाई भी होएगा, जब इसी क्वांटिटी अपने मैक्सिमम उस पर पहुंचेगी मैग्नीट्यूड पर, तो उस समय फ्लक्स भी ज्यादा होएगा, तो उस समय का वेरिएशन है। मान लीजिए ये प्लस के लिए नेगेटिव के लिए, तो उस समय बाद फिर दोबारा नीचे पहुंचेगी, तो ये मान लीजिए जीरो भी होना, फिर उसके बाद बढ़ना, फिर जीरो होना। तो ये एक तरीके से मैं ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ कि जब मेरे पास मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, और देखिए ध्यान से, जो वीएम की कंडीशन होती है वह कहाँ होती है? यहाँ पर होती है। यहाँ पर एक बार है मान लीजिए प्लस वीएम, यहाँ पर है माइनस वीएम, तो ये मैंने माना है प्लस का वीएम, तो भाई साहब ये फ्लक्स भी तो फाइव मैक्सिमम होएगा, ये भी तो कंडीशन माइनस की वीएम है, तो फ्लक्स भी तो फाइव उसी कंडीशन में ज़्यादा रेंज बनेगी, तो माइनस का मैं फाइव भी तो लिख सकता हूँ इसको। ये मान लीजिए कंडक्टर की रेडियस है, उसके चारों तरफ यदि मैं इसको कंप्लीट कर दूं, क्या कर दूंगा, एक कंप्लीट कर दूं ऐसे करके, तो एक सर्किल नहीं बन जाएगा? इसी सर्किल की वेव फॉर्म में ये बार बार अब कि यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसी ही घूमती रहती है। और इसी लाइन के कारण क्या होता है, कंडक्टर में एक अपोजिशन जनरेट होता है, जिसके कारण हमारी ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज बढ़ते हैं। और इसी लॉसेज को कैलकुलेट करने के लिए इंडक्टेंस को कैलकुलेट करा जाता है, और इंडक्टेंस को कैलकुलेट अलग अलग तरीके से करा जाता है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप ये समझ लें कि इंडक्टेंस क्या होता है। तो देखिए अब जरा यहीं पर थोड़ा सा ध्यान करिए। इंडक्टेंस दो तरीके से जनरेट होएगा। एक तो इसके इंटरनल, किसके कारण जनरेट होएगा, पहले तो आप ये समझ लीजिए, फ्लक्स के कारण, वेरिएशन फ्लक्स के कारण, फ्लक्स के कारण नहीं, वेरिएशन फ्लक्स के कारण। किसके कारण? वेरिएशन फ्लक्स के कारण। किसके कारण भाई? वेरिएशन फ्लक्स के कारण। अब फ्लक्स इंटरनल भी वेरी होएगा और एक्सटर्नल भी वेरी होएगा। यहाँ पर जो फ्लक्स वेरी करेगा उसको बोला जाएगा इंटरनल फ्लक्स। उसको क्या बोला जाएगा भाई? इंटरनल फ्लक्स। यहाँ पर जो इसके कंडक्टर के बाहर वेरी करेगा उसको बोला जाएगा आउटर फ्लक्स। उसको क्या बोला जाएगा? आउटर फ्लक्स। उसको क्या बोला जाता है भाई? आउटर फ्लक्स। इसको क्या बोला जाता है? इंटरनल फ्लक्स। इंटरनल फ्लक्स, ठीक। तो देखिए ये मेरे पास इंटरनल के लिए है, ये मेरे पास आउटर के लिए। तो आउटर के लिए कभी आपने कैलकुलेशन करी हो तो आउटर फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास आउटर फ्लक्स है, मैं फाई निकाल रहा हूँ आउटर के लिए। फार्मूला होता है माइक्रो नॉट और इंटू माइक्रो आर। कितना होता है? माइक्रो नॉट और इंटू माइक्रो आर और इंटू आई, और अपॉन का मैं लिख सकता हूँ इसे 8 पाई। कितना लिख सकता हूँ भाई मैं इसको? 8 पाई। किसके लिए है? तो ये मेरे पास है इंटरनल के लिए। यदि मैं इसी चीज को आउटर के लिए लिखूं, ध्यान रखना आउटर फ्लक्स जो इनर फ्लक्स जो होता है वो होता है माइक्रो नॉट और इंटू माइक्रो आर इंटू आई अपॉन का 8 पाई। अब जरा देखिए मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, अभी इंडक्टेंस की बात नहीं है, अभी फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स है मेरे पास, तो ये मेरे पास है इनर फ्लक्स। इसको लिखिए इनर फ्लक्स। कौन सा है? इनर फ्लक्स। आउटर फ्लक्स देखिए जो ये मेरे पास जनरेट हुआ है, आउटर फ्लक्स के लिए क्वांटिटी होती है माइक्रो नॉट और इंटू आई, माइक्रो नॉट और इंटू आई और अपॉन का 2 पाई, और अपॉन 2 पाई कितना होता है? अपॉन का 2 पाई और इंटू लॉग ई और डी अपॉन का आर। कितना होता है? लॉग डी अपॉन का आर माइक्रो नॉट। देखिए मैं इसको इतना भी लिख सकता हूँ, ये मेरे पास है आउटर, ये मेरे पास है फ्लक्स आउटर। फ्लक्स आउटर की वैल्यू होती है माइक्रो नॉट इंटू आई और अपॉन का 2 पाई लॉग ई डी अपॉन का आर भी लिख सकता हूँ। ये भी क्वांटिटी मेरी वेबर में होगी और ये भी मेरी क्वांटिटी किस में होगी भाई? वेबर में होगी। देखिए मेरे पास फ्लक्स है, मैंने अभी आपको बताया था कि L बराबर मैं कितना कर सकता हूँ? N फाई आर अपॉन का I। यदि मैं इसमें I से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इंडक्टेंस निकल जाएगा, लेकिन फाई बराबर कितना होता ये आप जानते हैं, फाई बराबर निकालते हैं NI से। चलो देखिए मैं इसको लिखे रखूँ यूँ ही, अभी मैं इसको दोबारा लिखूंगा।
देखिए इंडक्टेंस के लिए मान लीजिए मेरे पास है वायर, ये कंडक्टर है, तो इसका इंटरनल फ्लक्स कितना है, मैंने बोला इंटरनल फ्लक्स और एक आउटर फ्लक्स। इंटरनल फ्लक्स के लिए फार्मूला होता है माइक्रो नॉट और इंटू माइक्रो आर और इंटू आई और अपॉन का 8 पाई। आउटर फ्लक्स के लिए जो फार्मूला होता है ये है मेरे पास होता है इंटरनल फ्लक्स, ये मेरे पास होता है आउटर फ्लक्स। आउटर फ्लक्स कितना होता है माइक्रो नॉट और इंटू आई और अपॉन का कितना होता है 2 पाई, और मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग ई और डी अपॉन का आर। कितना लिख सकता हूँ इसको लॉग डी अपॉन का आर। अब यदि मैं इसके लिए इंडक्टेंस निकाल लूँ तो एल इंडक्टेंस, ध्यान से देखो कितना एल इंडक्टेंस, इनर इंडक्टेंस कितना होएगा, वह होएगा माइक्रो नॉट और इंटू माइक्रो आर और अपॉन का लिख सकता हूँ मैं इसको 8 पाई। आउटर जो मेरे पास इंडक्टेंस होएगा वह होएगा माइक्रो नॉट, क्योंकि मैं इससे आई से डिवाइड करूंगा इंडक्टेंस निकालने के लिए। किससे डिवाइड करूंगा, आई से। तो आई से डिवाइड करने के लिए मैंने बोला पर यूनिट जो फ्लक्स चेंज होएगा उसको इंडक्टेंस बोला जाएगा, पर यूनिट फ्लक्स चेंज इंडक्टेंस बोला जाएगा। तो इंडक्टेंस के लिए माइक्रो नॉट इंटू आई अपन का 2 पाई और लॉग ई डी अपन का, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ माइक्रो नॉट और अपन का 2 पाई लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं लॉग ई और अपन का डी अपन का। अब जरा यहाँ पर देखिए क्या माइक्रो नॉट की वैल्यू मैं इतनी लिख सकता हूँ, माइक्रो नॉट बराबर होता है 4 पाई और इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7। इसकी वैल्यू मैं यदि यहाँ पर रख दूँ तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास, ध्यान से देखिए मैं लिख सकता हूँ इसको 4 पाई और इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7 और इंटू माइक्रो आर और अपॉन का लिख सकता हूँ मैं इसको 8 पाई। यहाँ पर देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ माइक्रो नॉट की वैल्यू 4 पाई और इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7 और अपॉन का मैं 2 पाई लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ लॉग ई और अपॉन डी अपॉन का आर। लॉग ई और इंटू डी अपॉन का, तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, मैं इसको काट सकता हूँ अपॉन का पाई से पाई खत्म, नीचे कितना बच सकता है 2, यहाँ से काट सकता हूँ मैं इसको, कितना बच सकता है मेरे पास 2। तो आउटर इंडक्टेंस, इनर इंडक्टेंस देखिए इनर इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आती है, वो उससे खत्म तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7। और आउटर इंडक्टेंस की जो वैल्यू आती है वह आती है कितनी, मैं यदि इससे काट दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7 और लॉग ई और डी अपॉन का आर। कितना हो सकता है भाई साहब, लॉग ई और अपॉन का डी अपॉन का आर, 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7 लॉग ई डी अपॉन का आर। और एल इनर इंडक्टेंस जो होगा 1 अपॉन का 2 और 10 टू की पावर माइनस का 7। मैं इसको 0.5 भी लिख सकता हूँ। जरा देखिए अब मैं यदि इसको जोड़ दूं कि एल इंडक्टेंस मेरे पास टोटल कितना होएगा, एल इंडक्टेंस एल टोटल, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो एल इनर, एल इंडक्टेंस इनर और एल आउटर, ये मेरे पास होएगा एल इंडक्टेंस और आउटर के लिए। तो एल इन कितना आता भाई मेरे पास 1 अपॉन का 2 और इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7 प्लस मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7 और इंटू कितना लिख सकता हूँ मैं इसे लॉग ई अपॉन का डी अपॉन का। अब जरा ध्यान से देखिए एल मुझे टोटल निकालना है, तो क्या इसमें से 1/2 कॉमन कर सकता हूँ मैं, 1/2 भाई यदि मैं कॉमन करूँ तो ये अंदर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो देखिए 1/2 यदि मैं इसमें कॉमन करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 10 टू की पावर 1/2 इंटू 10 टू की पावर पूरा ही 7 कर लीजिए, किसको कॉमन कर लीजिए पूरे को ही, 1/2 और इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7, तो 1/2 और इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7 मैं यदि पूरा ही कॉमन कर लेता हूँ तो कितना हो जाता है, ये 1 प्लस का, मैं इसको 4 लिख सकता हूँ क्योंकि भाई मैंने 1/2 कॉमन करा तो यहाँ पे 4 होना जरूरी है। मान लीजिए मैंने इसमें 2 की गुणा ऊपर करी 2 की गुणा नीचे करी, तो 1/2 कॉमन निकालूंगा तो 4 और इंटू कितना हो जाएगा 10 टू की पावर माइनस का 10 टू की पावर 7 माइनस मैंने करा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग ई डी अपॉन का आर। तो ये मेरे पास वैल्यू आती है टोटल इंडक्टेंस की, टोटल इंडक्टेंस की एल टी बराबर होता है 1/2 और इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7 प्लस का लॉग ई, या फिर मैं इसको और सही तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन का लॉग ई और इंटू 4 और लॉग ई और डी अपॉन का आर भी लिख सकता हूँ और इंटू लिख सकता हूँ 1/2 और इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास हमने निकाला ये फेज के लिए, देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही फेज रखा है, तो ये किसके लिए निकल पाता, फेज के लिए। तो ये है मेरे पास फेज पर इंडक्टेंस, ये है मेरे पास फेज पर इंडक्टेंस, ये है मेरे पास फेज पर इंडक्टेंस,
फेज पर इंडक्टेंस। यदि मैं एक और ही वायर इसके दोनों रख दूं, एक मान लीजिए कंडक्टर ये है मेरे पास, एक कंडक्टर ये है, ये मान लीजिए ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, तो इन दोनों का एक साथ जुड़ जाएगा इंडक्टेंस। तो टोटल के लिए मैं कितना कर सकता हूँ, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 की मल्टीप्लाई करने पर 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एल लूप इंडक्टेंस। लूप इंडक्टेंस कितना होता है भाई, लूप इंडक्टेंस जो होता है वह होता है 1 + का 4 और इंटू लॉग ई और डी अपॉन का आर और इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर किलोमीटर। ये यूनिट जो लेनी है पर किलोमीटर में ही लेनी है भाई। तो हेनरी 1 + का 4 और इंटू 1 + 4 लॉग ई डी अपॉन का आर और 10 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर किलोमीटर, इसको लिखा जा सकता है। अब आगे देखिए, इसी में ये मेरे पास हो गया तब जब इंडक्टेंस लूप के लिए निकाला जाता है 2 कंडक्टरों के लिए। अब यदि मैं कहूं कि मेरे पास 3 फेज है, कौन सा है भाई, 3 फेज के लिए है कैलकुलेशन। तो 3 फेज के लिए एक तो कंडीशन बनेगी सिमेट्री की और एक बनेगी अनसिमेट्री की। सिमेट्री की कंडीशन का मतलब यह है, देखो रेडियस तो मुझे हर बार एक कंडक्टर की एक ही रखनी है, उनके बीच की डिस्टेंस डिपेंड करेगी। तो यदि डिस्टेंस सेम है तो सिमेट्री है, डिस्टेंस अलग है तो अनसिमेट्री है। तो सिमेट्री के लिए कंडीशन देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास सिमेट्री कंडीशन है, ये है और ये है और ये है। तो इसके लिए जो मैंने अभी बताया था फेज के लिए, वही इसके लिए होएगा। तो L इंडक्टेंस बराबर टोटल इसके लिए भी और वही होएगा जो मैंने अभी बिल्कुल इसी के लिए बताया। तो 1/2 वाला, तो फेज के लिए कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस का कितना लिख सकता हूँ मैं 4 log E और इंटू डी अपॉन आर और इंटू कितना कर सकता हूँ मैं इसे 10⁻⁻7 हेनरी पर किलोमीटर। कितना लिख सकता हूँ मैं, हेनरी पर किलोमीटर। हेनरी पर किलोमीटर 1/2 कर लीजिए, क्योंकि अभी 2 कॉमन ही नहीं हुआ, 2 की हमने मल्टीप्लाई नहीं करी है। तो 1/2 प्लस का 2 log ई डी अपॉन का आर और इंटू क्या कर सकते हैं हम, इंटू 10⁻⁻7। यदि ये डी सेम है तब वह कंडीशन है, लेकिन यदि ये डी सेम नहीं है तब फार्मूला ये नहीं लगाना, तब हमें GMD निकालना है। क्या निकालना है, GMD। इसे बोला जाता है ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। क्या बोला जाता है इसे, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। देखिए कितना होगा उसके लिए, मान लीजिए ये मेरे पास T1 है, ये मेरे पास D2 है और ये मेरे पास D3 है। क्या है मेरे पास, इसे D1 मानिए, इसे D2 मानिए, इसे D3 मानिए, D3 मानिए। तो ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस निकालने के लिए पहले देखिए कितनी दूरियों के बीच में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 3 के बीच में। तो जितनी दूरी होती है उनके कैलकुलेशन के बीच में उतनी ही घात हम ऊपर रखते हैं। तो रूट निकालने के लिए मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर GMD, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। तो लीजिए फार्मूला इस यहाँ पर लिख दिए 3, क्योंकि घात करने के साथ में जाना मैंने अभी बताया था जितने भी दूरियों के बीच में होगा। यदि यहाँ पर 4 कंडक्टर होते तो यहाँ पर 4 रखते, 5 कंडक्टर के बीच की दूरी का कैलकुलेशन निकालते GMD के लिए तो 5 रखते। तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ D1 और इंटू D2 प्लस का यहाँ पे लिख सकता हूँ D2 और इंटू D3 और प्लस का लिख सकता हूँ D3 और इंटू D1। ये फार्मूला होता है GMD निकालने के लिए। बस अंतर इतना ही है, जब अनसिमेट्रिकल के लिए बोलेगा तो यहाँ पर डिस्टेंस रेडियस तो वही रखनी है, लेकिन डिस्टेंस कौन सी रखनी है, GMD D1 D2 प्लस का D2 D3 और D3 और इंटू D1। ये होता है हमारे पास अनसिमेट्रिकल के लिए। और सिमेट्रिकल के लिए वही होता है LT बराबर 1/2 और प्लस का 2 log E और D अपॉन का R इंटू 10⁻⁻7। अब इंडक्टेंस के बारे में जरा देखते हैं, क्या ट्रांसमिशन लाइन पे यह इफेक्ट डालता है और क्या क्या इससे फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो पहले ध्यान से देखिए इसके एडवांटेज, लॉसेज देखिए क्या होते हैं। लॉसेज ट्रांसमिशन लाइन में ड्यू टू इंडक्टेंस। बात करते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ इंडक्टेंस। क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस के। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडक्टेंस इन ट्रांसमिशन लाइन। पहला देखिए, ट्रांसमिशन लाइन में मैं कहूँ
कि वोल्टेज ड्रॉप को इंक्रीज कर सकता है। यदि इंडक्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। यदि इंडक्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप होएगा तो आई स्क्वायर आर भी बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास लॉसेज इंक्रीज होंगे, लॉसेज इंक्रीज। देखिए वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। दूसरा देखिए वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। यदि इंडक्टेंस बढ़ता है तो आई इंटू जेड भी बढ़ेगा। तो आई इंटू जेड बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज होता है। तीसरा ये है, यदि इंडक्टेंस बढ़ता है तो पावर फैक्टर कितना होता है, cos फाइव बराबर होता है आर कौन का जेड। यदि आर कांस्टेंट है और जेड बढ़ रहा है तो cos फाइव भी। ठीक। चौथा ये है, ये इंडक्टेंस के कारण क्यों है। यदि इंडक्टेंस ज़्यादा है, यदि इंडक्टेंस ज़्यादा है तो जो रिसीविंग वोल्टेज है, जो रिसीविंग वोल्टेज है और सेंडिंग एंड से वो बहुत कम प्राप्त होगी। तो सेंडिंग वोल्टेज, तो सेंडिंग जो वोल्टेज है वह ज़्यादा हमें सेंड करनी पड़ेगी किसके मुकाबले, वी आर के मुकाबले। यदि इंडक्टेंस कम है तो ध्यान रखना ये हमारे पास एक फैक्ट होता है कि यदि इंडक्टेंस ज़्यादा होता है तो आउटपुट जो वोल्टेज होती है वह कम मिलती है। क्यों, ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप के कारण। किसके कारण, वोल्टेज ड्रॉप के कारण। दूसरा देखिए ये जो होता है लाइन लॉसेज, क्योंकि इसमें इंडक्टेंस तो है नहीं तो लाइन लॉसेज इंडक्टेंस के कारण क्या होते हैं, जीरो होते हैं। लाइन इंडक्टेंस के कारण लॉसेज क्या होते हैं, जीरो होते हैं। चौथा पॉइंट देखिए कि इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, यदि इंडक्टेंस जितना ज़्यादा होएगा तो उसमें पावर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो पावर एब्जॉर्बेशन, पावर एब्जॉर्बेशन इंक्रीज, पावर एब्जॉर्बेशन क्या होगा, इंक्रीजमेंटेशन हो जाएगा पावर एब्जॉर्बेशन के लिए। दूसरा पांचवा अगला इफेक्ट होएगा, इफिशियंसी क्या होएगी, घट जाएगी यदि इंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडक्टेंस बढ़ने पर क्या चीज़ बढ़ती है, तो ध्यान रखना सेफ्टी फैक्टर, रिलायबिलिटी। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इंडक्टेंस बढ़ेगा तो सेफ्टी फैक्टर बढ़ेगा। इंडक्टेंस बढ़ता है तो सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। सेफ्टी फैक्टर इंक्रीज होता है। क्यों होता है, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट कंडीशन में कभी ऐसा हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया हमारे पास सिस्टम, तो शॉर्ट सर्किट में करंट बहुत फ्लो होगी, लेकिन यदि लाइन का इंडक्टेंस ज़्यादा है तो इंडक्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण उस शॉर्ट सर्किट को कांस्टेंट या फिर कम करा जा सकता है। तो इसका एक फायदा है। और ये एब्जॉर्बेशन जरा ध्यान करिए, आई एल बराबर होता है 1/2 एल आई स्क्वायर जो पावर होती है। तो जितना इंडक्टेंस ज़्यादा होएगा एब्जॉर्बेशन पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी, एब्जॉर्बेशन पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बात करते हैं, बाकी यही है लाइन इंडक्टेंस को वोल्टेज रेगुलेशन। दूसरा एक और चीज़ देखिए, लाइन इंडक्टेंस के कारण वोल्टेज रेगुलेशन, जो मैं लिख रहा हूँ वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन ऑलवेज पॉजिटिव। वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कैसा प्राप्त होता है, पॉजिटिव प्राप्त होता है। यदि यही कैपेसिटेंस के कारण होगा तो नेगेटिव प्राप्त होगा। तो ये ज़्यादातर हमारे पास इफेक्ट है इंडक्टेंस के। पहला इफेक्ट क्या है कि उसमें लॉसेज क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के कारण कोई भी लॉसेज ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता, लॉसेज नहीं होता। लॉसेज होता है सिर्फ रेसिस्टेंस के कारण। यदि इंडक्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी, इंडक्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा, क्योंकि जेड बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप कितने होते हैं, आई इंटू जेड। और यदि एल बढ़ेगा तो cos फाइव भी बढ़ेगा, cos फाइव घटेगा नीचे की तरफ हो जाएगा। देखिए यदि इंडक्टेंस बढ़ेगा तो हमारे पास रिसीविंग जो वोल्टेज है वो बहुत कम प्राप्त होगी ड्यू टू इंडक्टेंस।
यदि हमारे पास पावर एब्जॉर्बेशन की क्या होएगा, पावर अपने ट्रांसमिशन लाइन पावर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी बढ़ा लेगी, अपने पास ही रखेगी। दूसरा है वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज है। तो अगला है हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव प्राप्त होता है और ज्यादा प्राप्त होएगा। इफिशियंसी क्या होगा, घट जाएगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहे हैं, और सेफ्टी फैक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखो हम इसके बाद बात करते हैं लाइन के कैपेसिटेंस की, कि ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस इफेक्ट क्या होता है और कैसे उसको दर्शाया जाता है। देखिए लाइन कैपेसिटेंस जो होता है, यदि मान लीजिए कैपेसिटेंस को देखिए पहले, क्या कैपेसिटेंस, यदि मैं कहूँ कि मेरे पास लाइन है, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, इसके बीच की रेडियस कितनी है r, इसके बीच की रेडियस है r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है d, इसको मैं बोल सकता हूँ लूप इंडक्टेंस। यदि मेरे पास वायर A है, ये वायर B है, इसको बोला जाता है लूप इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है, लूप इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है भाई, लूप इंडक्टेंस बोला जाता है। फार्मूला क्या होता है इसका, एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है भाई, एप्सिलॉन नॉट और इनटू पाई अपॉन, याद रखना है लॉग d माइनस का r और अपॉन का r, फैरड पर किलोमीटर, क्योंकि बात किसके लिए कर रहे हैं हम, ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो फार्मूला होता है मेरे पास एप्सिलॉन नॉट, पाई को पहले लिख लीजिए, पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट और लॉग d माइनस का r और अपॉन का d। यदि वो पूछता है किसके लिए, खाली एक कंडक्टर के लिए, ये मेरे पास है लाइन, मैं इसको लूप कैपेसिटेंस को, किसको, लूप कैपेसिटेंस को लाइन कैपेसिटेंस भी बोल सकता हूँ। क्या लाइन बोल सकता हूँ, होता नहीं है। देखिए एक मेरे पास होता है फेज कैपेसिटेंस, क्या, फेज कैपेसिटेंस। फेज कैपेसिटेंस जो होता है वह इसका दोगुना होता है, कितना होता है, दोगुना होता है। तो फेज कैपेसिटेंस होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग d बाई आर, कितना होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू लॉग d बाई आर। ये क्या होता है मेरे पास, फेज कैपेसिटेंस। तो ये मेरे पास कितना होता है, पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग e d अपॉन का r, और फेज कैपेसिटेंस कितना होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपॉन का r। यदि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछता है तो होते 8.854 इंटू 10⁻⁻12 हेनरी पर मीटर। कितनी होती है, हेनरी पर मीटर के लिए होती है। एप्सिलॉन नॉट है, ये होती है विद्युतशीलता, और दूसरी जो हमने पहले माइक्रो नॉट रखी थी वो थी चुंबकशीलता, ये होती है विद्युतशीलता। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट होता है 8.854, कितना होता है 8.854 होता है इंटू 10⁻⁻12 हेनरी पर मीटर। यदि यही कहे थ्री फेज के लिए, किसके लिए, थ्री फेज के लिए, जब कहानी सिमेट्री है, कहानी कैसी है भाई, सिमेट्री है, ये भी डी है, ये भी डी है और ये भी डी है, तो फार्मूला हमारे पास सिमेट्री के लिए यही लगेगा, एप्सिलॉन नॉट वाला, ये वाला एप्सिलॉन नॉट यदि सिमेट्री है तो उसके लिए, तो फार्मूला हमारे पास यही बनेगा। यदि अनसिमेट्री है तो हमें यहाँ पर भी GMD की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। GMD का फार्मूला वही है, करनी 3 से लेके चलना है, D1 और इंटू D2, और इंटू मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, D1 और इंटू D2, और इसको लिख सकता हूँ D2 और इंटू D3, और इंटू लिख सकता हूँ इसे D3 और इंटू D1। क्या लिख सकता हूँ इसको, D3 और इंटू D1 लिख सकता हूँ। एप्सिलॉन नॉट की कंडीशन है। बाकी जो मेरे पास पूछेगा थ्री फेज के लिए तो फार्मूला यही लगाना है, एप्सिलॉन नॉट और लॉग ई डी अपॉन का आर। फेज के लिए लगाना है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग डी अपॉन का आर। ये फेज के लिए इसीलिए है क्योंकि जैसे ये मेरे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये है, फेज में कम इसीलिए हो गया क्योंकि यदि मेरे पास दो वायर हैं और दो वायरों का रेसिस्टेंस इसका भी आर है और इसका भी आर है, तो टोटल रेसिस्टेंस होता है R/2। इसी प्रकार यदि इस तार का इंडक्टेंस L है और इस तार का इंडक्टेंस L है तो इनका इंडक्टेंस बैठेगा
L/2। इसी प्रकार ये भी ये कंडक्टर और ये कंडक्टर, इनके बीच का इंडक्टेंस आधा हो जाएगा किसके मुकाबले, फ्रिज के मुकाबले, क्योंकि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे का इंडक्टेंस नेगलेक्ट कर देंगे, और नेगलेक्ट करने की कंडीशन में जो वैल्यू आएगी ये आएगी पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट log d माइनस का r अपॉन का r।